नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, इस वक्त जो देश भर में यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस को लेकर जो मामला है वो अभी भी गर्म है। अब यूपी की बात की जाए तो 16 संगठनों का अगर एक संयुक्त मोर्चा बना है तो उस लोगों ने भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को फिर से दोहराया है। कई तरह के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्यवार अगर देखें तो ये दिक्कत जो है दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमेशा से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये प्रेसिडेंट भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन दिल्ली के। तो मंजीत बाबू, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय दिया और इस गंभीर चर्चे में शामिल होने की आपने हामी भरी। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, क्या हालात है? थैंक यू विशाल सर। सब कुछ हालात तो क्या है कि जब से 24 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी की जेसीएम के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ जब मुलाकात हुई, उसके बाद जी, से यूपीएस का जिन्न निकला बाहर। मैं तो इसको जिन्न कहूँगा। जी, और ये जो यूपीएस का जिन्न निकला, इसने असल में एनपीएस के खिलाफ चिंगारी को और भड़का दिया। तो अभी जितने भी पूरे देश भर में संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2 ही 4 लोग हैं। जी, एनपीएस से आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हमारा, जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, उत्तर प्रदेश 16 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है, जिसे हम उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के नाम से जानते हैं। कई सालों से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जी, अभी वो हमारे साथ पिछले 2 साल से नेशनल लेवल पर एसोसिएट हैं, और हम लोग जब भी कोई राष्ट्रीय कॉल करते हैं, तो वो उसमें शरीक होते हैं। तो कल उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में संयुक्त मोर्चा का एक जो ऑफिस बेरर है, पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, जिसे पेंशन जी, शंखनाद सम्मेलन कहा गया। तो पेंशन ठीक है। शंखनाद सम्मेलन में ये फैसला लिया गया है कि 17 नवंबर का जो दिल्ली में मार्च है, या दिल्ली में जो रैली है, जिसको हमने पेंशन जयघोष रैली कहा है, हुँ, हुँ, उसमें उत्तर प्रदेश के इन 16 संगठनों का प्रतिभाग होना तय हुआ है। वो लोग भी आएँगे इसमें। ठीक है। अब माँगे क्या हैं? मंजीत बाबू, ठीक है, जी। संयुक्त मोर्चा बन गया, 16 संगठन एकजुट हो गए, देश भर में इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। पेंशन जी। जय घोष की बात की जा रही है, 17 नवंबर की जो तारीख है वो तय की गई है, लेकिन बड़ी माँगे जो हैं, वो हम जानना जी। चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है, जो हमारे साथ जो कई व्यूअर्स जी। जुड़ते हैं, वो इस बात को जानना चाहते हैं कि जी, जी। आखिर मंजीत बाबू किस चीज़ के लिए पर्चा बुलंद कर रहे हैं? जी, जी। देखिए, बड़ी सिंपल सी है, जिसको हम ओपीएस शब्द से नवाज़ते हैं। समझने के लिए हम ओपीएस कह देते हैं। ओपीएस का मतलब, चूँकि न्यू पेंशन स्कीम आई 2004 में, तो इससे पहले वाली स्कीम को हम ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कह देते हैं। तो जी, इसमें जो बेसिकली इसमें 2 माँगे हैं। अगर मोटे तौर पे देखी जाए तो केवल 2 बातें हैं जो गौर करने लायक है, और जिनका रोल है, जिनका इम्पोर्टेंस है, जिनकी महत्ता है। सर। पहली ये है कि जो कर्मचारी की जेब से पहले 8% कटता था, उसे हम जीपीएफ कहते थे। जी, उस पैसे पर सरकार निश्चित ब्याज की गारंटी देती थी। जी, मतलब 8% तो आपकी सैलरी से कटेगा ही कटेगा, उस जी, पर सरकार ब्याज देती थी। 7%, 8%, अभी करंट में 7.1% चल रहा है, तो ये ब्याज सरकार देती थी। दूसरी बात, चूँकि वो कर्मचारी का पैसा था, तो जब चाहता जी, कर्मचारी नौकरी छोड़ देता तो निकाल लेता, बीच में ज़रूरत जी, पड़ती थी तो निकाल लेता था। रिटायरमेंट पर उसे पूरा वो पैसा, क्योंकि उसकी जेब से कटा था, वो उसे जी, मिल जाता था। हालाँकि एनपीएस में भी 10% कटता है, 8% की बजाय 10% कटता है, लेकिन यहाँ पर ब्याज की गारंटी नहीं है। ये जी, फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी सर, 9%, 10%, 12%, 14% भी जाता है, और कभी कम भी हो जाता है, माइनस में भी चला जाता है। जी, तो हम चाहते हैं कि हमारा वाला जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर वही सर, जीपीएफ वाली सुविधा है। यानी कि निश्चित ब्याज की गारंटी कर दें, हम जब चाहें हमारा पैसा निकाल लें, और जितना ज़्यादा कटवाना चाहें, हालाँकि एनपीएस में भी जी, वो कटवाने की व्यवस्था एनपीएस में भी सेम है। तो जी, वो व्यवस्था हमें मिल जाए, हमें 60-40% का रेशियो फॉलो ना करना पड़े, रिटायरमेंट हो जाए, नौकरी छूट जाए, 56 जे के तहत आदमी को निकाल दिया जाए, तो उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाए। ओके तो सर, पहली तो ये हमारी ये डिमांड हो गई।
ठीक दूसरी है। डिमांड ये है कि अगर कर्मचारी ने कोई भी कर्मचारी 10 साल की नौकरी या जिसको हम क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं, 10 साल की नौकरी अगर पूरी कर लेता है, उसके बाद कभी भी रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो और चाहे अनिवार्य सेवानिवृत्ति जिसे हम 56 जे कहते हैं, किसी भी ठीक तरह है। का रिटायरमेंट हो, तो 10 साल की सर्विस के बाद जो गारंटीड पेंशन का जो सिस्टम था, बेसिक सैलरी के ऊपर, यानी 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो गई और अगर आपने 20 साल नौकरी कर ली तो 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल जी, से 20 साल के बीच में जितने भी साल की मान लीजिए 15 साल की नौकरी करके रिटायर हो गए, तो आपको 15 साल के उसी कैलकुलेशन करके उसी अनुपात में आपको पेंशन दी जाए, यानी लास्ट बेसिक सैलरी के अनुपात में, डियरनेस अलाउंस के अनुपात में। तो बस ये 2 छोटी-सी डिमांड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना है तो मच गया है। सरकार शायद समझ नहीं रही है, चीज़ों को कैसे रिज़ॉल्व करे, कैसे उनको जो है समाधान करे। मामला खिंचता जा रहा है, वो एनपीएस से यूपीएस, यूपीएस से टीएस पता नहीं कहाँ-कहाँ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीधा-सीधा एजेंडा जो है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो बस जी, जी, सीधी-सीधी 2 माँगे हैं, फिर उसके बाद सरकार चाहे कुछ भी उसका नाम रख ले, एनपीएस चलाना चाहे एनपीएस रख ले, मोदी पेंशन स्कीम रखना चाहे मोदी पेंशन स्कीम रख ले, अमित शाह पेंशन स्कीम रखना चाहे तो वो रख ले, जो भी रखना चाहे भारतीय जनता पार्टी इस पेंशन स्कीम रखना चाहे तो वो भी रख ले, हमें क्या दिक्कत है? जी, नाम से जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो उसके अंदर की जी, आत्मा है वो हमें मिल जाए। जी। लेकिन लेकिन मंजीत बाबू, यूपीएस लागू करने के लिए तो केंद्र सरकार यानी जो मोदी सरकार है युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये क्या मामला है सर? जी। जी, ये बात सही है कि युद्ध स्तर पर सरकार तैयारी कर रही है और मतलब सरकार को कहीं न कहीं यकीन है। दरअसल मैंने हुँ, हुँ। आपसे एक बार जब हमारी पहले पहली बात हुई थी तो हमने आपसे एक बात कही थी, जी, यूपीएस का मतलब दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है। ये उत्तर जी, प्रदेश स्टेट है, इनका फ़ोकस उत्तर प्रदेश स्टेट है। असल में क्या है कि राज्यों में जो कर्मचारी सरकारी नौकरियों में आते हैं, 40 साल में भी आ जाते हैं, 45 साल में भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि 50 साल में भी। मेरे तमाम जानकार हैं, जो जी, 50 साल की उम्र में एडेड स्कूल के टीचर बने। अब 50 साल का जो आदमी टीचर बनेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो 10 साल बाद रिटायर हो जाएगा। जी, 45 साल में कोई आदमी नौकरी में आया है, तो वो 15 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा। तो जी, अब क्या होता है कि एनपीएस में क्या है कि 10 साल, 15 साल में कॉर्पस तो बहुत कम होगा। अगर मैं अपने 10 साल के कॉर्पस की बात करूँ, तो 10 साल में मेरा 13,30,000 टोटल कॉर्पस था। मान लीजिए जी, कोई आदमी 15 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहा है। 45 साल की उम्र जी। में नौकरी में आया, तो 15 साल बाद रिटायर हो जाएगा। तो सर अगर वो 4600 ग्रेड पे पर या 4200 मतलब टीचर की पोस्ट पे अगर लगता है या मैक्सिमम 4800 ग्रेड पर भी अगर उसकी नौकरी लगी, तो भी 15 साल में जो उसका कार्पस हो पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख रुपए के आसपास हो पाएगा। अब समझिए जी, उस 30 लाख अगर हम मान लेते हैं सपोज़ कीजिए कि वो 30 लाख उसका टोटल कार्पस है। तो 30 लाख का मतलब उसमें 10% और 14% का रेशियो है, यानी 10 और 14 का अनुपात है। तो जी। 25 में 10 का अनुपात जब आप करेंगे तो मोटा-मोटा 11 लाख कर्मचारी का बैठेगा और 14 लाख हुँ, हुँ। बैठेगा मोटा-मोटा सरकार का। तो जी, सरकार ये कहती है यूपीएस में कि कर्मचारी का वो जो 11 लाख है वो भी हम ले लेंगे, मतलब सरकार ले लेगी। तो जी। कर्मचारी का 11 लाख था, सर कर्मचारी ने हुँ, 11 लाख उसको हैंडओवर कर दिया। अब सरकार जी। ने ये कहा कि यूपीएस में हम अंतिम 6 महीने का लमसम के रूप में हुँ, वापस करेंगे। तो मोटा-मोटा मान लीजिए कि 6 महीने की जो सैलरी होगी तकरीबन-तकरीबन 6 लाख होगी। 6 हुँ, लाख हुँ। से कुछ कम रख लो तो 5 लाख रख लेते हैं हम। तो 5 लाख उसको फिर वापस कर देगी, यानी कि मोटा-मोटा कर्मचारी की जेब का जो पैसा सरकार ले गई, वो 6 लाख ले गई, जी, 11 में से जी, 6 लाख। जी, अब 6 लाख तो ले गई, अब उसके एवज़ में वो कैलकुलेशन बेस पर ओएस इक्विवेलेंट पेंशन यानी 25 साल में 10% मतलब हमें कितनी बनी? 25 साल में 50% तो एक 1 साल में 50/25 और गुणे 15, 50/25 यानी 15 दूनी 30% मतलब मोटा-मोटा 30% उसको पेंशन मिलेगी। तो कर्मचारी जी, बेचारी सोचता है कि अरे हमें 50% नहीं मिल रही, 30% फिर भी मिल रही जी, है ना? दूसरी बात जी, नौकरी चूँकि 20 साल से है भी नहीं तो 50% तो उसको वैसे भी नहीं मिलती। वैसे भी ओह! 50% क्योंकि ओपीएस में भी क्या है ना
वो फ़ॉर्मूला तो वही चलेगा। तो वो जो ओके, ये सोचता है कि चलो 5 लाख रुपए का दान देकर मुझे पेंशन मिल जाएगी। सरकार इस तैयारी में है कि ऐसा दे करके लोगों को हुँ, किसी तरीके से कन्विंस कर लिया जाए और आंदोलन करने से रोका जाए। ये है उसका मतलब। जी, जी। तो मंजीत ऐसे बाबू लोगों की संख्या चूँकि स्टेट्स में बहुत जी। जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ। चूँकि स्टेट्स में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन-तकरीबन 20 लाख एनपीएस एम्प्लॉयी है। अगर मैं मोटा-मोटा बात करूँ, तो 20 लाख में से कम 5 लाख तो ऐसा होगा, जो 40 साल के आस-पास नौकरी में आया होगा। मतलब वो जब जी, नौकरी में लगा होगा, तो उसकी उम्र 40 साल, 39 साल या 41 साल की रही होगी। तो उसको मुश्किल साल की नौकरी मिल पाएगी। ऐसे ही अगर छत्तीसगढ़ करूँ, तो छत्तीसगढ़ में पैरा टीचर्स थे। पैरा टीचर्स जब परमानेंट किए गए, तो उनकी उम्र 40 जी, साल, 45 साल, 48 साल तक हो गई। तो उन लोगों की क्या है कि एनपीएस में 10 ही 15 साल नौकरी में मिले, कॉर्पस कम है, तो अब क्या है रेगुलर सर्विस तो वही ओपीएस के लिए भी रेगुलर सर्विस चाहिए, एक लिमिट है वहाँ भी चाहिए। तो जी, ऐसे में जी, आदमी ये सोचता है कि चलो एनपीएस में तो हमें कुछ नहीं मिलता, जहाँ जी, एनपीएस में हमें 1000 2000 रुपए ही पेंशन मिलती, वहाँ यूपीएस में हमें 30% पेंशन मिल जाएगी, भले ही मेरा 5 लाख सरकार रुपए ले लेगी। ये है जी, उसके जी, तो इसीलिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। सरकार को ये पता है कि इस तरह से एट लीस्ट वो कुछ परसेंटेज लोगों को कन्विंस करके रोकने की फिराक में है। जी, एक जी। मैसेज आया है आपके पास मैं देख रहा हूँ एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। बिल्कुल सही बात है, ये कटौती होती है। ऐसे ही जीपीएफ में भी कटौती होती थी 8% बेसिक प्लस डीए का ही कटौती होती थी। वो लगभग सेम है, वहाँ कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। जी, जी, जी। अब ये टिकर चल रहा है मंजीत लेकिन बाबू, हम मैसेज को आपको बता रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उस पर भी आते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी। मंजीत बाबू से पूछिए कि पैरामिलिट्री जवान जहाँ रास्ता नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं हाँ, होता, वहाँ बिल्कुल, जाते हैं, काम करते बिल्कुल। हैं, लेकिन सरकार उनको भी पेंशन नहीं दे रही है। इस पर क्या कहना है मंजीत बाबू आपका? हाँ, देखिए मैं सभी की जानकारी के लिए बताऊँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए देखिए 2 बहुत बड़े बेसिक डिफरेंस हैं। राज्यों जी, में फुल पेंशन के लिए उम्र की सीमा अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फुल पेंशन के लिए उम्र की सीमा या नौकरी की सीमा, उम्र ना कहें बल्कि नौकरी की सीमा अलग है। जी। अब देखिए सेंट्रल ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट में सर्विस क्या है टाइम है। जी, जी, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि अगर आपने 20 साल की नौकरी पूरी कर ली तो फुल पेंशन यानी 50% पेंशन, बेसिक का और डीए का, ठीक है? ठीक है। लेकिन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधान है। जैसे राजस्थान में 28 साल थी, उसको अशोक गहलोत जी ने घटा कर के 25 साल कर दिया। यानी ठीक। ओपीएस में भी अगर आपकी 25 साल की नियमित सेवा है, तो ही आपको 50% मिलेगी और अगर 25 जी, साल से कम है, तो कम मिलेगी, ज़ाहिर-सी बात है। दूसरी बात, हरियाणा में चले जाइए, वहाँ भी 25 साल है। पंजाब चले जाइए, वहाँ भी 25 साल है। हिमाचल चले जाइए, वहाँ 25 साल। उत्तर प्रदेश में 20 साल है। मतलब जी, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का अगर देखा जाए तो 5 साल का नुकसान है, कि जी, जहाँ उनकी 20 साल की नौकरी पूरी हुई 50% पेंशन मिल जाती, लेकिन वो जी, कर्मचारी जो 40 साल के आस-पास नौकरी में आए, उनकी 25 साल की नौकरी पूरी नहीं हो पाएगी। उनकी जी, 22-20 ऐसे रह जाएगी, तो 4-6% का पेंशन में नुकसान होगा। तो जी, ये मतलब कि मैं ये कहूँगा, ये उतना जी। संवेदनशील मुद्दा नहीं है। ये तो ठीक हाँ। है, हम लड़ाई लड़ कर के ले लेंगे। इसमें जो जी, जी, यूपीएस में जो सबसे बड़ी विडंबना है, वो बीआरएस के जी, केस में है। यानी जी, यानी 25 साल की नौकरी आप पूरी करो, तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट मिलेगा। और लेकिन जी, पेंशन शुरू करेंगे जब आपका सुपरएनुएशन आ जाएगा, यानी जब आप 60 साल के हो जाओगे। मान लीजिए मैं ठीक 25 है। साल की उम्र में नौकरी में आया, तो 50 साल की हुँ, उम्र में मैं वीआरएस ले सकता हूँ। तो 10 साल बाद से मुझे स्टार्ट होगी क्योंकि 60 साल का तो मैं साल बाद होऊँगा। तो 10 साल जी, तक सरकार मुझे कुछ नहीं देगी। ये विडंबना है, ये सबसे बड़ी कमी है। तो इसके लिए जो अभी भैया ने लिखा धर्मेंद्र यादव जी ने कि जी, पैरामिलिट्रीज़ के केस में तो आपको ज्ञात होगा कि 24 अगस्त को भारत सरकार ने यूपीएस के बारे में अनाउंसमेंट किया था और जी, 25-26 अगस्त को मैंने एक पत्र लिखा था माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उसमें साफ-साफ मेंशन किया था कि 20 साल की नौकरी के ऊपर ही हम 50% पेंशन की हमें गारंटी दी जाए। और हुँ, ये हुँ, इसमें हमने दलील ये दी थी कि कम से कम पैरामिलिट्रीज़
जो हैं हमारे, जो इतनी कठिन सेवाएँ दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, एटलीस्ट उनको तो पहले कंसीडर किया जाए। जी, दूसरा हमने जी, उसमें ये पॉइंट लिखा था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में डे 1 से पेंशन दी जाए, ना कि उसे इंतज़ार करना पड़े। तीसरी जी, बात जी, हमने ये लिखा था, हमें लमसम नहीं चाहिए आपका, हमें लमसम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा वाला जी, जो कंट्रीब्यूशन है, वो हमें वापस कर दिया जाए ब्याज सहित। तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन जीपीएफ बन जाएगा ऑटोमैटिकली, भले ही उसका नाम जीपीएफ ना रखें, लेकिन वो जी, ऑटोमैटिकली जीपीएफ बन गया। तो हम उसको जी। कहेंगे कि एनपीएस जीपीएफ में कन्वर्ट हो गया, अब पुरानी वाली पेंशन स्कीम हमें मिल गई, जब 20 साल के ऊपर हमें गारंटी मिल जाएगी। ये है जी, मसला। जी। धर्मेंद्र यादव फिर से लिख रहे हैं सर कि पैरामिलिट्री का जवान धरना भी नहीं दे सकता सर। 20 साल नौकरी बिल्कुल। करना ही मुश्किल है। सर बर्फ में चलना पड़ता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। बिल्कुल विशाल सर, एकदम सही बात है और इस बात को हमने ना केवल पीएमओ को लिखा है, अगर आप वो चिट्ठी पढ़ेंगे, तो उसमें इन सारी चीज़ों की दलील दी है हमने। और कई सारे न्यूज़पेपर ने, कई सारे मीडिया वालों ने उस पत्र को बड़ा आधार बनाया। मुझे तो बहुत बाद में पता चला, मतलब जो है नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनलों ने उस पत्र को अपनी टीवी पे दिखाया है, कि हमारी क्या जी, 5 डिमांड है। तो वो हमने जी, किया है, सरकार तो टेबल टॉक पर जब भी बात करती है, तो वहाँ तो मतलब वहाँ संवेदनाएँ काम नहीं करती हैं, वहाँ ब काम आते हैं आपके तर्क, आपकी मतलब जो है फैक्ट्स और आपके लीगल जी, एंगल्स, टेक्निकल जी, एंगल्स, वो काम करते हैं। जी, तो ख़ैर हम कोशिश हमारी यही है कि 25 साल को घटा कर के सरकार कम से कम 20 साल में आए। एटलीस्ट हमारे केस में नहीं आती है, तो फिर भी पहले पैरामेडिकल वालों को 20 साल कर दे। हमारा ब 20 और 25 का जो भी है, हम लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं लड़ सकते, तो उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई। हमें जी, उनकी लड़ाई सबसे पहले लड़ते हैं। ऐसा ही केस हुआ था विशाल जी, 30 जी, मार्च प्लीज़ सर। 2021 में। 2021 में बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सभी साथी भी जितने भी जुड़े हों, वो भी ध्यान से जी, इस बात जी, को सुनें। कोविड जी, के पैंडेमिक चल रहा था और भारत में नहीं, पूरी दुनिया में था। जी, पूरी दुनिया में लोग घरों में कैद थे और उस समय तक एनपीएस में ये व्यवस्था थी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी यानी एनपीएस का कर्मचारी सेवा काल में अगर मर गया, तो जी, मरने के बाद क्या था कि रूलिंग स्पष्ट नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था कि उसका करना क्या है। तो एनपीएस ओके। में जितना पैसा डिडक्ट हुआ था, कर्मचारी वाला पैसा भी और सरकार वाला अंशदान भी, सारा हुँ, का हुँ, सारा सरकार रख लेती थी अपने अकाउंट हुँ, में। फिर ये देखती थी कि मरने वाले की नौकरी 7 साल की हुई या नहीं हुई। अगर वो 7 हुँ, साल के अंदर मर गया, तो नियम ये था कि उसको 30% फैमिली पेंशन उसके परिवार को मिलती थी। अगर 7 जी, साल से उसकी नौकरी ज़्यादा हो गई थी, तब मरा, तो उसको 50% मिलती थी। लेकिन ठीक है सर। दोनों ही केसेज़ में जो एनपीएस में पैसा कटा था कर्मचारी का, वो सरकार ले लेती थी। तो जी, हमने जब कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे, उनको ज्ञापन दिए, उनसे टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन किया, तो उनका ऑफ़िस इस बात पे तैयार हुआ कि ये तो वाक़ई गलत है और 30 मार्च 2021 को उन्होंने जी, ये व्यवस्था बना दी और ये कहा कि अब किसी की भी डेथ या डिसेबिलिटी होगी, तो हम पहली बात तो ये नहीं देखेंगे कि उसकी नौकरी को 7 साल हुआ या नहीं हुआ। हम डे 1 से उसके परिवार को 50% यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के इक्विवेलेंट हम फैमिली जी, पेंशन देंगे, जैसे मिलती जी, थी। दूसरी जी, बात सरकार ने ये कहा, अब सरकार सारा पैसा नहीं वापस लेगी उसमें से, बल्कि जी, केवल जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया था, वो हिस्सा वापस लेगी और कर्मचारी वाला कंट्रीब्यूशन और उस पर जितना भी ब्याज था, वो सारा का सारा उसके परिवार को दे देगी। तो एक बड़ी जीत थी, हालाँकि कुछ लोगों ने तो इसका भी मखौल उड़ाया। उन्होंने ये कहा कि हम तो जीते जी वाली ओपीएस चाहिए, मरने के बाद वाली नहीं चाहिए, इसके लिए तो हमें मरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको विशाल जी बताऊँ, दिल्ली में उस जी, समय तक जो हमारे पास डेटा था, 543 लोगों का था जिनकी मौत हो चुकी थी। हुँ। 543 लोग और उनकी हमने 543 सर, पूरी हाँ? जी, जी और इतने ही हमने उनकी सांसद पूरी हमारे लोकसभा में बैठते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट फिगर था, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो वहाँ 545 और 543 543 तो हुँ, हमने जब वो डेटा हैंडओवर किया, तो आप यकीन मानिए जब हमने जो पब्लिक अकाउंट ऑफिसेज़ होते हैं हमारे यहाँ पीएओज़ बोलते हैं। हमारे यहाँ पूरे दिल्ली में 25 पीएओ हैं जहाँ से लोगों की सैलरी निकलती है, वहाँ से सबका डेटा मिल जाता है कौन कितने एनपीएस वाले हैं, कितने ओपीएस वाले हैं। हमने उनका जी, डेटा कलेक्ट किया और जब लोगों ने पीएओ ने डेटा दिया तो हमारे साथ-साथ उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे विशाल जी, क्योंकि उनके परिवारों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना पैसा मिला
ना पेंशन मिल रही थी और चूँकि दिल्ली एक राजधानी है देश की, यहाँ बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सिक्किम से, पूरे देश से लोग आकर के नौकरियाँ करते। तो आप सोचिए ज़रा, उनके बारे में कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानता था विशाल जी। उनके परिवारों सर। के क्या हालात थे, कोई नहीं जानता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कंधे पे हाथ रख कर के रो दिए कि चलो हम ठीक है ₹500 का चंदा दे दिए। इससे उनके बच्चे नहीं पल जाते, इससे उनका परिवार नहीं पल जाता। परिवार पला जब 30 मार्च 2021 को हम लोगों ने इस व्यवस्था में ब परिवर्तन करवा लिया। लेकिन जिसको जी, आलोचना करनी होती है, उन लोगों ने ये कहा, नहीं हमें तो इसके लिए मरना पड़ेगा। अरे भाई तुम क्यों मरो? जो जो मर गए हैं उनका भी ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी तो हमारी है ना विशाल जी। जी, जी। हम यूनियनिस्ट हैं, हम लीडर हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि एट लीस्ट जिनके एग्ज़ैक्टली। साथ हादसे हो गए हैं, उनको तो पहले न्याय मिल जाए। उनको न्याय मिल हुँ, गया 30 मार्च 2021 को, अब वही न्याय हम रिटायरमेंट पे माँग रहे हैं कि जब आपने डेथ में दे दिया, मान लीजिए किसी आदमी का कल रिटायरमेंट है, विशाल जी जी। समझिएगा और वो उसकी डेथ एग्ज़ैक्टली आज सर, हो गई, प्लीज़, प्लीज़। आज हो ठीक है ना? जिसका रिटायरमेंट कल है, उसकी डेथ आज हो गई, तो आज उसको अब उसके परिवार को उसका पैसा भी मिल जाएगा और 50% पेंशन भी मिलेगी। लेकिन अगर एक दिन उसने ज़्यादा नौकरी की, तो ये नहीं मिल रहा है एनपीएस में, ये दिक्कत है। एनपीएस में पैसा तो मिल जाएगा उसका, लेकिन जो पेंशन मिलेगी वो कॉर्पस बेस्ड मिलेगी। तो सरकार से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि ये एनोमली है बेसिकली। एक आदमी जो 20 साल नौकरी करके मर गया, उसके परिवार को तो पूरा लाभ मिल रहा है। एक आदमी जो 30 और 32 साल नौकरी किया, उसको लाभ नहीं मिल रहा वो, उसका घाटा हो रहा है। तो ठीक है, डेथ के केस में संवेदना ज़रूरी है, लेकिन जिसने 10 साल ज़्यादा नौकरी की तो उसने कौन-सा पाप कर दिया? उसको भी उसका पैसा वापस कर दो, उसको भी फुल पेंशन दे दो, बस खत्म बात। तो ये जी, संभव है और हम काफ़ी हद तक फिनांस मिनिस्ट्री के अधिकारियों को समझाने में सफल हुए हैं। और जी, मुद्दा क्या है कि स्टेट्स में दिक्कत है। स्टेट्स में बहुत सारे कर्मचारी हैं, जो छोटी सर्विस में आते हैं, मतलब कि 15-20 साल के लिए नौकरी में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो वापस इकट्ठा नहीं हो पाता। दूसरी बात उन राज्यों में ओपीएस का जो 50% का जो कॉन्सेप्ट है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। छत्तीसगढ़ में तो ये है कि 33 इयर्स की नौकरी करेंगे, तो ही 50% पेंशन मिलेगी, तो कोई आता ही नहीं 50% के दायरे में। तो जी, एक जी, तराजू पर हम सबको तौल नहीं सकते। अच्छा पब्लिक जी, क्या है, पब्लिक पब्लिक हमारी बहुत भोली होती है। बहुत मतलब जो है इनोसेंट होती है। वो बहुत जल्दी वो मान लेती है कि किस कोई 10 साल की नौकरी में रिटायर हो गया, 10 साल के अंदर-अंदर, तो एनपीएस में उसे ₹1200 पेंशन मिल रही है। तो ओपीएस में अगर 10 साल से कम नौकरी है तो पेंशन ही नहीं है। ये भी समझने की ज़रूरत है। तो हम ये कह जी, रहे हैं कि देखिए हूबहू ओपीएस ठीक है, अच्छी बात है, सबको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी, हमें लीगल टेक्निकल एंगल्स को समझना होगा कि क्या एनपीएस को खत्म कर देना इतना आसान है? आज महाराष्ट्र में कई लोग 5 दिन से आमरण अनशन पर लेटे हुए हैं। एग्ज़ैक्टली सर। 4-4 दिन आमरण अनशन पर 4-4 दिन वहाँ स्ट्राइक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी 2020 में 2-3 दिन स्ट्राइक रही। लेकिन जी, कोई भी सरकार, खास करके जो बड़ी सरकारें हैं, एनपीएस को स्क्रैप नहीं कर पाई अभी तक। हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें ओपीएस चाहिए। वो चाहे एनपीएस को स्क्रैप करके मिले, चाहे एनपीएस को बदल करके मिले, मतलब एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट कर दें। हमें ओपीएस हुँ, से मतलब है और ये एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका हमने फ़ॉर्मूला भी सुझाया है सरकार को। जी, उम्मीद है जी, हमें कि उस फ़ॉर्मूले पे सरकार आई है, इसीलिए उसने 25 साल की ब्रैकेट लगाया है। क्योंकि अगर हुँ, हुँ, सरकार ने अगर 20 साल कर दिया तो राज्यों में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि किसी राज्य हुँ, में तो पहले से 25 साल था, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में तो पहले से ही 25 साल है, तो उसको वो जी, कम नहीं करेगी क्योंकि उनके यहाँ रेवेन्यू का दिक्कत आ जाएगा। तो जी, ये जी। वजह है, लेकिन जहाँ 20 साल थी, जैसे उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है वहाँ 20 साल ही किया जाए और खास करके पैरामिलिट्रीज़ के केस में सबसे पहले 20 साल किया जाए। जी। जी, जी, जी। मंजीत बाबू, कमेंट सेक्शन में देखिए बाहर आया हुआ है, जसवींत सिंह राठौर साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ओनली ओपीएस, त्रिलोकी जी ये कह रहे हैं ओनली ओपीएस, आकाश यादव कह रहे हैं ओनली ओपीएस और धर्मेंद्र यादव जी भी कह रहे हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि जिस भी राज्य में चुनाव हो, वहाँ हर गली में पैरामिलिट्री के पेंशन का बैनर लगाया जाए। सर दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें पेंशन का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, थैंक यू कहा जा रहा है। कलीम खान साहब कह रहे हैं कि ओनली
ओपीएस सरकार टाइम पास कर रही है। सीएपीएफ से हुँ, भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ और नरेश साहब भी कह रहे हैं कि ओनली ओपीएस नथिंग एल्स। लेकिन इतनी देर की चर्चा के बाद मंजीत बाबू मुझे जहां तक जी, समझ में आया है, आप मुझे टोकिएगा, कि क्यों जी, ना इस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाए। जैसे कि मैं समझ रहा बिल्कुल। था कि 28 हुँ, राज्य हैं, 29 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज भी है, एक देश है। तो आप कह रहे हैं कि कई राज्यों में जो नौकरी करने की जो अवधि है, टेन्योर है, वो अंतर है, कहीं 28 है, कहीं 35 है, कहीं 33 है। इसको क्या स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए मंजीत बाबू, तो क्या जी, जी। कुछ बहुत समस्या बहुत का हल बहुत हो सकता है या बहुत नहीं? बहुत जी, बहुत बढ़िया सवाल है, चूँकि मैंने पूरे देश में भ्रमण किया है विशाल जी। मैं सर। सिक्किम भी गया हूँ, नागालैंड भी गया हूँ, केरल भी गया हूँ, तमिलनाडु भी गया हूँ, मिज़ोरम भी गया हूँ, मेघालय भी गया हूँ, असम भी गया हूँ, अरुणाचल भी गया हूँ। मैंने वहाँ के हालात देखे, मैं बिहार भी गया हूँ, छत्तीसगढ़ भी गया हूँ, जम्मू-कश्मीर भी गया हूँ, लेह-लद्दाख भी गया हूँ, पंजाब भी गया हूँ, हरियाणा भी गया हूँ। हर जगह की अपनी-अपनी सिचुएशंस हैं, अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। जी। अब कहीं वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ उत्तर प्रदेश में वर्क चार्ज एम्प्लॉयी होते ही नहीं हैं। सिक्किम में आज भी वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। नागालैंड में आज भी वर्क चार्ज का तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि वर्क चार्ज होता क्या है? प्लीज इसको भी समझा अब दीजिएगा सर। हाँ, नहीं उस फिर लोग कन्फ्यूज़ होंगे। बस ऐसे समझ लीजिए कि वो जी। उसे सैलरी परमानेंट एम्प्लॉयी की तरह मिलती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। वो वर्क अच्छा, चार्ज पे होता है। संविदा वाला है मतलब क्या हाँ, मंजीत हाँ, भाई? बिल्कुल संविदा की तरह है, वो संविदा की तरह है। संविदा में क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्क चार्ज ठीक में है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता, वर्क चार्ज में जब तक रहेगा वो रिटायरमेंट तक काम करता रहेगा। मतलब एक बार आ गया सिस्टम में तो रिटायर हो जाएगा उसी से। लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं कहलाएगा, वो वर्क चार्ज एम्प्लॉयी कहलाएगा। अब उत्तर प्रदेश ठीक है। में ऐसे केस नहीं, खत्म हो गई, वो पहले हुआ करते थे। तो ठीक है। दूसरी बात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट्स हैं। इनके पास क्या है तमाम संसाधन हैं। इनके पास फंडिंग है, मोटा पैसा है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इनके स्टेट्स में काम कर रही हैं। इनके पास अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम टैक्स आता है, बहुत तरीके हैं। अब अगर सिक्किम चले जाइए, आप चले जाइए नागालैंड, आप चले जाइए मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जो सेंट्रली फंडेड स्टेट्स हैं, मतलब उनके पास अपना जी। रेवेन्यू नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने कर्मचारियों को अपने पास से सैलरी भी नहीं दे सकते। उनका पे कमीशन भी जो पे मैट्रिक्स है हमारी, जो 7th पे मैट्रिक्स चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी पे जी। मैट्रिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ 2 जी। तरह के कर्मचारी काम करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का चूँकि भाई आईएएस, आईपीएस तो वहाँ भी हैं, वो सेंट्रल जी। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। तो जी। भले ही वो राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के राज्य में काम करेंगे, वहीं रिटायर होंगे, सब कुछ उनका वही रहेगा। लेकिन ठीक है। उनको पे मैट्रिक्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि वो जी। सेंट्रल द्वारा सेलेक्ट हुए हैं और हुँ। उसी के ऑफिस में उसी के कर्मचारी वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनका पे जी। मैट्रिक्स अलग है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी एनोमली है। एक ही बॉस का पे मैट्रिक्स अलग है और जी। उसके नीचे जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के उस उनका पे मैट्रिक्स ही अलग है, वो वर्क जी। चार्ज पे हैं। तो जी। अब रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट्स नहीं है, वो सारी जी। चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ठीक है सर। अब जैसे जीएसटी का क्या है कि जीएसटी में कुछ राज्यों का हिस्सा होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्या है कि जब भी किसी स्टेट को ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड करती है। दिक्कत जी। यहाँ ये आ रही है कि दूसरे राज्य ख़ास करके वो राज्य जो जिन्हें आप एक तरीके से सेंट्रल डिपेंडेंट कह लीजिए या उतनी उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर उन्होंने एक जैसा कानून बना दिया तो हुँ, हुँ। अब उनकी ज़िम्मेदारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही सबको 50% पेंशन देंगे। अब हुँ। उड़ीसा वाले कहेंगे हम तो दे नहीं पा रहे तो हमारे हमारे लिए फंड आप जारी करो। ये क्लैश है बेसिकली कि जी। फिर उड़ीसा के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अगर सबको इस तरीके से फंड देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम है, वो फंड कहाँ से जुटाएगी इतना? तो ये जो जी। बारीकियाँ हैं हालाँकि एनपीएस लाया इसीलिए गया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम असल में इसका नाम है और ये पूरे सीपीएफ हमारे यहाँ सीपीएफ एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। हमारे जी। यहाँ पर ईपीएफ एम्प्लॉइज़ भी होते हैं जो इन्हें एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड स्कीम कहते हैं। और हुँ। हमारे यहाँ जो 1972 सीसीएस एक्ट है जिसे हम जीपीएफ एम्प्लॉयी कहते हैं। तो 3 जी। तरह के एम्प्लॉयी थे। सरकार ने सोचा तो यही सबको हटा कर के सबको एनपीएस में ले आया जाए, ओके। लेकिन नहीं हो ओके। पाया।
प्लानिंग बहुत सारी आती हैं, धरातल पर सक्सेस नहीं हो पाती हैं, कुछ हुँ, हुँ। मतलब जो है कुछ सरकारों की अनदेखी से और कुछ सरकारों की ढीला-ढवाली से। तो इस जी, केस में एनपीएस के केस में जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। 2004 में जब जब ये एनपीएस लॉन्च हुआ, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उ उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी जी, वाजपेयी जी इस जी, स्कीम को जी। लेकर के आए थे। अब 2004 वाजपेयी जी तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं थे। स्कीम को सुझाने वाले लोग तो ब्यूरोक्रेट ही रहे होंगे। जी, ब्यूरोक्रेट ही बनाते हैं सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अकाउंट सर्विसेज के। उन लोगों ने गाइड किया होगा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने गाइड किया होगा। ये 10 साल तक व्यवस्था ऐसे ही चलती रही है। 2013 में कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में वहाँ पीएफआरडीए एक्ट बनाया। अगर पीएफआरडीए एक्ट नहीं बनाते तो एनपीएस अपने आप ही खत्म हो जाता। लेकिन जी, 2020 आते-आते विशाल जी 2020 आते-आते एनपीएस में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और हर जी, कर्मचारी की सैलरी से 10% पैसा कटता है, सरकार भी 14% डाल रही है, यानी जी, 91 लाख जी, कर्मचारियों का 1/4 जी, सैलरी। तो वो बहुत बड़ी रकम हो गई ना। वो एलआईसी एग्ज़ैक्टली सर। और यूटीआई हाँ, एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास जमा हो रहा है। तो इससे जी, क्या है एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई चार तीनों भारत सरकार की कंपनियाँ हैं। तो जी, वो एक तरीके से मार्केट में सस्टेन किए हुए हैं। अगर जी, ये पैसा रोक दिया जाए तो तीनों कंपनियाँ बिकना तय है। एलआईसी, जी, यूटीआई और एसबीआई। इनको तो सरकार निजीकरण इतनी बैंकों का निजीकरण कर चुकी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का 5-7 फैक्ट्रियों का निजीकरण कर दिया, रेलवे की तमाम यूनिट्स का निजीकरण कर दिया। तो हमारा कहने का मतलब जबकि लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। लोग अपने बीवी-बच्चों के साथ कई-कई दिन तक आंदोलन पे रहे, लेकिन जी, निजीकरण नहीं रुका। तो विशाल जी समझने की ये ज़रूरत है कि आज 20 साल हो गए हैं हमें एनपीएस में। एनपीएस खत्म होगा तब होगा। जी, हम तो कोशिश हमारी है कि एनपीएस खत्म हो जाए। जी, लेकिन जी, अगर खत्म मान लीजिए 4 साल बाद खत्म हुआ, तो अभी जो लोग रिटायर हो जाएँगे उनका क्या? उनके साथ न्याय कहाँ कैसे होगा? तो हम जो जी, बात कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से लोगों को न्याय मिल जाए। भले ही उसे 100% ना मिले, हुँ, 80-90% मिल जाए, बाकी 20% की लड़ाई हम 4 साल, 10 साल लड़ लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हुँ, अगर हुँ, लोग भूखों मर रहे होंगे, हम कहेंगे कि खाएँगे तो पूरी रोटी खाएँगे, नहीं तो भूखों मर जाएँगे, ये मेरी नज़र में ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे 30 मार्च 2021 को प्रभावित लोगों को न्याय मिला, वैसे ही पहले तत्काल प्रभाव से लोगों को न्याय मिल जाए। 10-20% की कोई दिक्कत रह गई, तो हम लड़ेंगे सरकार से। ये हमारा तरीका है। हो सकता है लोग इससे मतलब जो है ताल्लुक ना रखें, ये उनका तरीका है। लेकिन हमें सर जो ठीक लग रहा है, हमारी टीम को जो ठीक लग रहा है, हम उस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। जी, आपके लिए एक सवाल आया है सर, उसको भी एड्रेस कीजिए। संदीप कुमार जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने 2005 में सीआरपीएफ जॉइन किया था। जी। 2025 में पेंशन जाने का प्लान था। अब क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज़ बताएँ, मेरी मदद करें। तो संदीप जी जो कि 2025 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जितना कि मैं समझ पाया हूँ आपके सवाल से, सर 2005 में उन्होंने नौकरी जॉइन की है, तो 20 जी, साल के बाद 25 में यानी अगले साल। संदीप जी को मैं ये कहूँगा कि अभी आपके पास पूरा 1 साल है और हमारे पास इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम 1 साल से भी कम समय मान के चलते हैं। हमने 24 अगस्त को यूपीएस की घोषणा हुई, हमने 26 अगस्त को पत्र लिखा और तब से लगातार हम यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। हमने उसमें 5 डिमांड भी साफ-साफ लिखी हैं। हम 25 को 20 साल कराने के लिए खास करके पैरामिलिट्रीज़ के केस में कटिबद्ध हैं, पूरी तरीके से जी, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम चूँकि जी, सरकार नहीं है विशाल जी, हम लोग सर लड़ सकते हैं, सरकार पर दबाव बनाएँगे। सफलता मिलना ना मिलना आपके विश्वास पर भी तय करता है। अगर आप ये मान लोगे कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, तो हमारी लड़ाई भी बेकार हो जाएगी। बहुत सारे लोग देखिए, लड़ाई कई तरीके से होती है। कोई भीड़ का नेता होता है, कोई टेक्निकल पक्षों का, उनकी जानकारी तकनीकी पक्षों का जानकारी रख करके, सरकार को समझा करके, कोई इस तरीके से भी लड़ता है। लड़ाई के लिए सभी स्ट्रैटेजीज़ इम्पोर्टेंट हैं। कहा जाता है ना सर कि लोकतंत्र है साम, दाम, दंड, भेद, चाणक्य दंड नीति भेद सच है। बिल्कुल, सारी चीज़ें चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि केवल भीड़ ही इलाज है या हम सरकार ही बदल देंगे, तो भाई देखो 24 में भी बदलने की कोशिश तो कर ली ना वोट फॉर ओपीएस ने। वोट फॉर ओपीएस क्या था? वोट फॉर ओपीएस मतलब वोट फॉर कांग्रेस था या वोट फॉर वो पार्टी था जो आपके आपके मतलब प्रदेश में थी ओपीएस के फेवर में। लेकिन अब सरकार तो बदली नहीं, मुद्दा केंद्र का है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भई अब 2029 तक सरकार चलेगी तो आप क्या करोगे? या तो घर बैठ जाओ
तो हम उनमें से नहीं है ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सी पार्टी सत्ता में आ गई, हमारे लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वो चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, डज़न्ट मैटर। दैट जी, विल बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो हमारे भी मन में कोई न कोई पार्टी होगी, वो पार्टी जब हम वोट दे रहे होते हैं, उस समय काम करती है। बिना मतलब हम ज़हर नहीं उगलते, ज़हर उगल दें हम अपने आप को सिद्ध कर दें कि हम फला पार्टी के आदमी हैं और वो पार्टी कभी सत्ता में आए ही ना, तो हम किससे समाधान माँगेंगे विशाल जी? हमारा सही। तो काम ये है जो सत्ता में जो भी है, वो सरकार है, हम उससे लड़ेंगे, उसकी ठोड़ी में हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ठोड़ी में हाथ लगा कर के उससे माँगेंगे, नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन करेगा, फिर भी नहीं मानेगा तो जो बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन जी, ये नहीं कर सकते कि हम फला-फला पार्टी बन गए हैं, हम ये कर देंगे, गिरा देंगे, तो उससे आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होता है। मान जी, लीजिए हम नहीं साबित कर पाए, अब लाखों लोगों के बारे में ये मैसेज भी गवर्नमेंट के पास चला गया कि ये लोग कर्मचारी नहीं है, किसी फलानी पार्टी के द्वारा खड़े किए गए लोग हैं। तो हम चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, आज दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, कल चंडीगढ़ चले जाएँगे, परसों कानपुर पहुँच जाएँगे। हमारे यहाँ जी, लोकल लीडरशिप का मतलब एक तरीके से आपस में हस्तक्षेप नहीं होता, ना ही कोई सपोर्ट होता है। सेंट्रल जी, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी क्या है, उसका वोट पड़ पाता है कि नहीं पड़ पाता, आप सब खुद समझ सकते हैं। रेलवे के जी, कितने कर्मचारी वोट डाल पाते होंगे बताइए? सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे सेक्टर है, 90% में अकेले रेलवे है। तो उन जी, लोगों के लिए वोट फॉर ऑफिस कितना मायने रखेगा आप ज़रा बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ इस मामले में सक्सेस हैं और अच्छी बात है, चलो ठीक है, वो कुछ कर तो लेते, धमका तो लेते सरकार को। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हमारे यहाँ जो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ती, हम किसको वोट दें बताइए विशाल जी? जी, दिल्ली में जी, किसको दें? हमारे यहाँ तो जी, सपा-बसपा अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारती जी, है ना? जी, हमारे पास तो जी, 2 ही 3 चेहरे हैं। दिल्ली का मतलब देखिए सेंट्रल से है। हमारे यहाँ जी, 2 ही चेहरे हैं, या तो कांग्रेस है या तो भाजपा है। और दोनों ही उतनी गुनहगार हैं, एक साँप नाथ रही है, तो एक नाग नाथ रही है, हमारे लिए दोनों एक जैसी हैं। इसीलिए हम पार्टी के बवाल में नहीं पड़ते हैं, हमारा मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार होती है। जिसको जो जी, समझ में आता है वो करता है, अपनी रणनीति से काम करता है और मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ। हमारी अपनी 41 एसोसिएशंस के साथ हमारा जो फेडरेशन बना है, उनके साथ बैठ कर के बाकायदा बात करते हैं कि भई कैसे, क्योंकि हमारे साथ स्टेट के भी लोग हैं, सेंट्रल के भी लोग हैं। तो हमें सबको जी, ध्यान में रख कर के हम एक ऐसे नतीजे पे काम करते हैं ताकि लोगों को समाधान मिल जाए जल्द से जल्द। और बाकी जी, जो जो जितना बड़ा समाधान दिला सकता है तो स्वागत है भाई, कोई कुछ करवा दे। हम तो कह रहे हैं कि जो जैसे करा सकता है वैसे, कोई आमरण अनशन कर रहा है, कोई वोट फॉर ओपीएस चला रहा है, जैसे लोग करा सकते हैं वैसे करा दे तो अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी, जी। पॉलिटिसाइज़ करना किसी भी मुद्दे को ये किसी की भी लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। देखिए आपने भीड़ का बात किया तो हमने भी कई पॉलिटिकल रैलीज़ को कवर किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर किया है। तो जिस नेता के भीड़ में जितनी ज़्यादा संख्या रहती थी, वो वोटर टर्नआउट में वो नहीं दिखता था। ये बात से आप भी इत्तेफ़ाक रखेंगे मंजीत बाबू कि बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। भीड़ जुटा ली जाती थी, वो थोड़ी उतना कन्वर्ट हो पाता था वोट्स में। तो किसी भी मुद्दे को और चूँकि ये जो ऐसा मुद्दा है, देश की जनता का सरोकार का मुद्दा है, 1 करोड़ से अधिक लोगों का सवाल है। 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ की भी जो संख्या है, वो कोई छोटी-मोटी है नहीं। ये लोग नौकरी जी, कर रहे हैं और उससे कई पीढ़ियाँ मैं तो कई रैलीज़ में कवर करने गया, तो वहाँ कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो बोले कि देखिए, मुझे पेंशन मिलेगा विशाल जी, तो ये इससे मेरा बेटा को भला होगा, बेटे का बेटे को भला होगा, बेटी को भला होगा, क्योंकि वो इन पैसे उसका अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाता है। अब देखिए सुबेदार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंजीत बाबू, इनका कहना है कि सर एक 18 साल का बच्चा 25 साल जॉब करके 43 पर रिटायर होगा, तो 17 बिल्कुल। साल बचेंगे 60 साल होने में, तब तक वो हुँ। क्या करेगा? नहीं, 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 यहाँ पर एक करेक्शन है विशाल जी। जी, देखिए मैं आपको जी, बताऊँ कि ये अधूरी जानकारी है जो भैया ने लिखा है, वो मैं सुबेदार सिंह। स्वागत करता हूँ। हाँ, जिसने जी, भी लिखा है देखिए, देखिए 18 साल का बच्चा अगर नौकरी में आ गया, तो रिटायर तो वो सुपरएन्युएशन पे ही होगा। रिटायरमेंट जी, मैंने पहले भी बोला, इसको समझने की ज़रूरत है। 3 तरह का केवल रिटायरमेंट होता है। कितना? 3 तरह का। 3 पहला सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन का मतलब जो रिटायरमेंट की एज है आपके डिपार्टमेंट में, 60 साल, 62 साल, 65 साल जो भी है, उसे कहते हैं सुपरएन्युएशन। दूसरा वॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या है, 20 साल की नौकरी के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन वहाँ एक क्लॉज़ और है, बहुत कम लोगों को पता है। 20 जी, साल की आपकी नौकरी पूरी हो गई हो, प्लस आपकी उम्र 50 साल से कम ना हो। मान लीजिए जी, आपने 18 साल में नौकरी जॉइन की, 20 साल नौकरी की तो हो गए आप 18 और 20 38 साल के। जी, तो भैया आप 38 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते।
आपको 50 साल की उम्र तक नौकरी करनी ही होगी, यानी 20 साल आपके हो गए और 12 साल और बचे हैं। तो 20, 10, जी, 30 तो 32 साल की नौकरी करने के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले पाएँगे। बहुत ओके, लोगों को पूरी जानकारी फैक्ट्स की नहीं है असल में, तो वो क्या है जी, ना सेंसिटाइज़ हो जाते हैं। जी, ओपीएस जी, में ओपीएस में जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ क्या है कि जैसे रेलवे में है, रेलवे में 20 साल की नौकरी पूरी हो गई क्योंकि वो हाई रिस्क जॉब है। जॉब जी, का कैटेगरी विशाल जी कैटेगरी में जॉब बटी है, कैटेगरी ए, सर, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ठीक है ना? सर, हाई रिस्क, लो रिस्क और विदाउट रिस्क। जैसे जी, टीचिंग प्रोफेशन है विदाउट रिस्क है। आप जी, वॉलंटरी मान लीजिए आप 20 साल में टीचर बन गए, प्राइमरी के बन सकते हैं आप। वैसे तो 20 साल जी, में टीचर नहीं बनते क्योंकि 17 साल में 12वीं होती है, फिर 20 साल में ग्रेजुएशन होता है, फिर आप 2 साल का डिप्लोमा करोगे, 23 साल हो गए। टीचर जी, बनते-बनते 23-24 साल का तो आदमी हो ही जाता है। लेकिन फिर एग्ज़ैक्टली भी सर, मैं मान लेता हूँ कि 20 साल या 22 साल की उम्र में कोई व्यक्ति टीचर बन गया, तो 22 साल वाला यानी कि 42 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए एबल हो गया, ऐसा नहीं है। वो 42 जी, साल में वीआरएस नहीं ले सकता, उसे अभी 8 जी, साल और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि उसकी अभी दूसरा वाला जो टर्म है, कंडीशन है 50 साल की उम्र, वो पूरी नहीं हुई। अच्छा लोग जी, समझते हैं कि अच्छा मैं तो जल्दी नौकरी पा गया था, 20 साल के बाद भाग जाऊँगा। ये केवल हाई रिस्क जैसे पैरामिलिट्रीज़ में है, उनको मिला हुआ है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो लोग काम करते हैं, उनको मिला हुआ है, परमाणु ऊर्जा वाले में काम करते हैं, उनको मिला हुआ है, रेलवे में काम करते हैं, उनको मिला हुआ है। तमाम जी, ऐसे कैडर हैं जो हाई रिस्क में आते हैं, उनको केवल एक कैटेगरी दिया गया है 20 साल। बाकी जी, लोगों के लिए 20 साल नौकरी प्लस 50 साल से उम्र कम ना हो। तो जी, ये जी, समझने की चीज़ें हैं, कई लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है। तो जो 18 साल की उम्र में जो बच्चा नौकरी में लगेगा, उसको जी, रिटायरमेंट 60 साल पे ही होगा, वो पहले नहीं जा जी, सकता। पहले जाएगा तो जी, वीआरएस के केस में जाएगा। अगर नौकरी जी, छोड़ दिया तो उसे कुछ नहीं मिलता है। जी, नौकरी जब आप छोड़ देते हैं तो कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि ग्रेच्युटी भी देने का प्रोविज़न नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी, तो जी, अब जी। ये लोग नहीं जानते, उनको लगता है कि 10 साल की नौकरी हो गई तो हमें ग्रेच्युटी भी मिल जानी चाहिए। ऐसा होता नहीं, अगर आप पूरा सीसीएस रूल्स को पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ को बारीकी से तब वो चीज़ें समझ में आएँगी। जी। मंजीत बाबू आपने ग्रेच्युटी का जिक्र किया, जीपीएफ का जिक्र किया। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले की खबर थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से झटका लगा है। झटका कैसे लगा हुँ, कि हुँ। देखिए सरकार ने सामान्य जो भविष्य निधि ब्याज दर है यानी जो जीपीएफ जिसको आप समझ रहे हैं, उसको 7.1% पर ही स्थिर रखा है। अब इसमें हुँ, जो गौर करने वाली बात ये है मंजीत बाबू कि 5 हुँ। साल से ये जो जी, ब्याज दर है वो स्थिर है 7.1%। अब जो कि आप बिल्कुल। देख लीजिए 5 साल पहले जी, 2019 में क्या भाव थे, सभी चीज़ों का आप देख लीजिए मैं बिज़नेस बिल्कुल, एंकर भी रहा हूँ, बिल्कुल। बिज़नेस जर्नलिस्ट हूँ, मैं सभी डेटा हुँ, हुँ। समझ पाता हूँ, उस समय क्या इन्फ्लेशन बिल्कुल, था और आज क्या इन्फ्लेशन है, उस समय सब्ज़ी, बिल्कुल। तरकारी, दाल, अंडा, मीट, मछली जो भी आप देखिए, उस समय उसका क्या भाव था और आज क्या भाव है। लेकिन 5 साल से लगातार हुँ, 7.1% पर ब्याज दर जो है वो अटकी हुई है। हालाँकि इसकी संख्या क्या है वो आप बेहतर बताइएगा लेकिन सबसे पहले आप जी, इस जी, जी। खबर पर कमेंट कीजिए। पहला रिएक्शन आपका क्या है? बिल्कुल। जी, 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 जी। देखिए सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। एटलीस्ट 5-7 सालों में कुछ तो ग्रोथ होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ, क्योंकि ग्रोथ तो होनी चाहिए, तो हम चाहते हैं क्योंकि ये हमारा फ़ायदा है। बड़ी सीधी-सी बात है विशाल जी। जी, अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं, किसी भी बैंक में डाल रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4% सेविंग अकाउंट में आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। मैं सही कह रहा हूँ? जी, मैक्सिमम 4%। अगर आप पीपीएफ में डाल रहे हैं, जहाँ की 15 साल की मैच्योरिटी है, मतलब 15 साल के लिए तो आप बाउंड है पैसा डालने के लिए। उसके जी, पहले प्री मैच्योर एग्ज़िट होगा, तो जी, वहाँ 5% मिलता है। कितना भाई साहब? 5% 5%। देख लीजिए पीपीएफ, किसी का भी पीपीएफ उठा लीजिए आप, कैनरा बैंक का, पीएनबी का, एसबीआई का, कोई भी पीपीएफ उठा लीजिए। अब आते हैं जीपीएफ पर, जहाँ दे रही है सरकार 7.1। अब देखिए 4 के मुकाबले 7.1 लगभग-लगभग दोगुना है। 5 के अगर 7.1 देखें तो लगभग-लगभग डेढ़ गुना है। अब बात करते हैं, तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तीसरी जो व्यवस्था है तत्काल की, वो है मार्केट की व्यवस्था, जिसे आप स्टॉक मार्केट कहते हैं या जिसे आप म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल जी, फंड में जमा कर दो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड खरीद लो। तो वहाँ मार्केट के भरोसे आ जाते हैं आप। कोई भी ऐसी व्यवस्था पूरे भारत में, क्या छोड़ दीजिए कि पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन हाँ, जी, ये मानना है कि सरकार के पास इतनी मशीनरी है, इतने इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं, इतने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, एट लीस्ट 7.1 से बढ़ कर के कुछ तो और ऊपर आओ। रही बात प्राइस इंडेक्स की,
तो प्राइस इंडेक्स में क्या है कि प्राइस इंडेक्स में भी आज आप देख रहे हैं कि डीए 3 बढ़ रहा है। अभी तो बहुत बड़ी बात है कि 3% इस बार मिला है। पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट में डीए 1% मिला है कर्मचारियों को, और डीए में मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि हिमाचल से डीए कंक्लूड किया जाता है, वहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है, बाद में जोर दबाव पड़ते हैं। तो सरकारें के लिए कर्मचारी क्या है, बकरी का बच्चा है। उसके सींग भी नहीं है, नाखून भी नहीं है, तो सबसे पहले गर्दन जो काटती है सरकार, वो सरकारी कर्मचारी की ही काटती है। तो खैर, मैं तो ये कहूँगा कि हम सारे लोग वो बकरी के बच्चे तो खैर नहीं है, ये तो सरकार समझ है, लेकिन लोगों ने लड़ के अपना हक लिया है। अभी हमारा जो फ़ोकस है, वो प्लीज सर। ओपीएस है। वो मतलब जी जो 20 साल की सर्विस पर फुल पेंशन की गारंटी, और हमारा पैसा बिल्कुल सिक्योर जीपीएफ की तरह। सारी सुविधाएँ जीपीएफ वाली हमारे वाले अंशदान पर। हमारा फ़ोकस भी वही है। हाँ, दूसरा हमारा फ़ोकस 8वाँ पे कमीशन है, क्योंकि पे कमीशन अगर हमने लगवा लिया, तो प्राइस इंडेक्स ऑटोमैटिकली अपने आप रिन्यू हो जाएगा। जो बात कर रहे हम्म, हैं जीपीएफ में 7.1 की, क्योंकि हमारे पास तो जीपीएफ है ही नहीं, तो हम उसकी बात क्यों करें? विशाल जी बताइए। मतलब जी हम तो उस चीज़ की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, जो हमें मिला ही नहीं है। पहले तो हमें वो जी मिल जाए, जीपीएफ हमें मिल जाए, तो हम लड़ाई भी लड़े कि चलो जीपीएफ बढ़ा दो। जिनको ओपीएस एग्जैक्ट मिल रहा है वो तो कुछ है, वो तो कह ही नहीं कि भैया जीपीएफ की रेट ये बढ़ाओ, वो घटाओ। तो हमें जी पहले तो हमें एनपीएस का पैसा जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम लड़ लेंगे 7.7 से, हम डिमांड करेंगे जो बेहतर होगा। लेकिन करेंगे वही जो जेन्युइन होगा। हम नकली लड़ाई नहीं लड़ते विशाल जी, क्योंकि हमारी जी हर चीज़ जी पे नज़र, हम दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली को पूरी दुनिया देखती है। हम चाहते जी हैं कि हमारी लड़ाई हो, जो भी हम लड़ाई लड़ें, हमारी संवैधानिक रूप से लड़ाई एकदम वैलिड होनी चाहिए। हमारे तर्कों की बात पर वो कसौटी एकदम खरी उतरनी चाहिए। तो हम केवल हवा में नहीं लड़ते हैं, और यही वजह है कि हमने 30 मार्च 2021 का हम गज़ट निकलवा पाए। यही वो वजह है कि सरकार ने हमको 2 बार कम से कम इनवाइट किया, भले जेसीएम के साथ नहीं बुलाया, लेकिन 2 बार उसने मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का, समझाने का मौका दिया। और उम्मीद है कि जल्दी ही हम फिर मिलेंगे और ये भी समाधान निकालेंगे जिसकी ज़रूरत है। जी, जी। मंजीत जी, अब कई राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 7 राज्य हैं जो 1 साल में अगले साल देखिए 7 साल अगले 7 राज्यों में चुनाव होंगे। जम्मू-कश्मीर में और हरियाणा में तो हो गए हैं विधानसभा के चुनाव। लेकिन मेरा अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में आपसे जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ भी आपने बताया कि 3-4 जो वहाँ भी धरना प्रदर्शन है और जो पुरजोर विरोध हो रहा है। वहाँ मैं तो आपसे चर्चा भी कर रहा था कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी ने ये कहा है कि जब भी हम सत्ता में आएँगे सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। ये क्या मामला हुँ। है सर? और कई राज्य जो नहीं, हैं देखिए पहले भी देखिए देखा देखिए देखिए प्लीज़ विशाल जी, इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जो राजनीति की है, वो राज्यों की सरकारों ने की है। मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत बहुत सही सवाल आपने किया है। मतलब ये बहुत टेक्निकल है। जितने व्यूअर्स हैं, दर्शकगण हैं, उनसे मैं मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, बहुत पेशेंस के साथ पहले समझिएगा। जब जी, आप टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे, तो आप एक निष्कर्ष पर पहुँच पाएँगे। देखिए, कर्नाटक कहता रहा कि हम ओपीएस देंगे, ओपीएस देंगे, ओपीएस देंगे, कहते-कहते 8 साल बीत गए। ओपीएस नहीं दे पाया। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, समझिएगा आप विशाल जी। जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं थी, या आज की डेट में किसकी सरकार है मुझे नहीं पता है। उड़ीसा जी, में बीजेपी की सरकार नहीं थी, जी, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी। आंदोलन 10 साल से चल रहे हैं, सब कह रहे थे हम ओपीएस देंगे, 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 देंगे। दिया किसी ने नहीं है। आंध्र प्रदेश एक हाइब्रिड मॉडल लेकर के आ गया, लेकिन ओपीएस नहीं लाया। महाराष्ट्र ने भी कहा, अभी भी कह रहा है, अभी उनको सरकार बनानी है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की, जिन्होंने ओपीएस दिया। उन्होंने ओपीएस दे दिया तो उनका 40,000 करोड़ रुपए फँस गया, क्योंकि वो पैसा तो एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास चला गया। जी, और उस वो तभी निकल सकता है जब पीएफआरडीए में कोई नया संशोधन आए। कोई नया एक्ट जी, बन जाए, पीएफआरडीए में एक एक अमेंडमेंट हो जाए, वो पैसा निकल आएगा। भले ही धीरे-धीरे करके निकले, लेकिन निकल आएगा। जी, अब 18,000 करोड़ रुपए हिमाचल अपना माँग रहा है, कह रहा हमारा पैसा दो, हमने तो ओपीएस बहाल कर दिया, हमें तो ओपीएस देना है अपने कर्मचारियों को। जी, कि जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए ये वो राज्य हैं, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कांग्रेस का अस्तित्व हिंदुस्तान से मिटने वाला था, जब उसने हिमाचल में चुनाव जीता विशाल जी। ये आप एक पत्रकार हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। जी, और जी, मैं तो कहूँगा कि भारत में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को साधुवाद, शुभकामनाएँ कि वो कैसे भी सत्ता में आई, और राहुल जी ने 100 दिन की अपनी यात्रा निकाली, उसके बाद से लोगों का थोड़ा विश्वास और बढ़ा।
और कांग्रेस जी, ने एक बेहतर मोर्चा बना करके इस बार 2024 के चुनावों में मतलब अच्छी खासी टक्कर दी। अब जी, मैं बात करता हूँ कि अक्टूबर में महारैली हुई लखनऊ दिल्ली में रामलीला मैदान में लाखों लोग जुटे और उस जी, मंच पर पूरा विपक्ष मौजूद था। 19 लोग थे, कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के मिलाकर के। विशाल जी जी। समझिएगा मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, मैं केवल प्लीज़ बोलिए ना, मैं फैक्ट रखना चाह रहा हूँ। बोलिए। अक्टूबर में रैली हुई, अक्टूबर में इन लोगों ने मंच से ओपीएस की बहाली का ऐलान किया कि भैया हम ओपीएस बहाली के फेवर में हैं। और दिसंबर में आचार संहिता लग गई, यानी कि ठीक 2 महीने बाद आचार जी, संहिता लग गई, तो उसी विपक्ष का जो मैनिफेस्टो बना, उसमें जी, 25 मुद्दे थे। कांग्रेस की अभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ओपीएस मुद्दा नहीं था। नेतागण मिले, कर्मचारी नेता मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी मिले, राहुल गांधी जी से भी मिले, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो आएगा ओपीएस के लिए 1 हफ्ते बाद, हफ्ते भर में आ जाएगा। वो सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो आज तक नहीं आया और सरकार को जून में रिजल्ट आ गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग-लगभग 5 महीने हो गए सरकार बने हुए। जी, आप समझिएगा, राज्यों में कहते हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो भैया केंद्र जी, में क्या हो जाता है? बताओ ज़रा? इसका मतलब अब समझिए क्योंकि वो जानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल तो कर देंगे पेपर पे, असल में बहाल नहीं होगी उनसे। तो क्या है सारा ठीकरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे या जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, उस पे फोड़ दो। हम सभी यही करते हैं, अपनी गलती जी, कौन देता है? हम सारे लोग गलती के लिए तो कोई बलि का बकरा ढूँढते रहते हैं ना, मानव स्वभाव है, पार्टियों का भी वही स्वभाव है, तो वो बलि का जी, बकरा ढूँढ रहे हैं सारे लोग। अब मैं बात करता हूँ पंजाब की। जी, पंजाब में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि वो ओपीएस लाएँगे। जी, सरकार बने हुए 3-4 साल हो गए, अगले चुनाव आने जी, वाले हैं और ख़ैर, वहाँ वहाँ सुखजीत सिंह जी, तलवाड़ा जी, जो पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, खूब लड़ जी, चुके हैं, अच्छा खासा दबाव बना चुके हैं, कई-कई बार उनकी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन पंजाब सरकार ओपीएस की तरफ नहीं आ रही है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर हमने हमने ऐलान भी कर दिया, तो फिर वो पैसा फँस जाएगा। पैसा जी, फँस जाएगा, तो फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देना पड़ेगा। अब मैं आप बात करता हूँ, जिसके लिए मैंने अभी आगाह किया था कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जी, मान लेते जी, हैं जो जो राज्य सरकारें कह रही जी, हैं कि वो ओपीएस बहाल करना चाहती हैं या पहली ठीक सरकार है, बनते ही ओपीएस बहाल कर देंगी। तो ठीक है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी सब पैसा माँग रहे थे राज्य कि हमारा पैसा दे दो ठीक है, भैया जो चला गया पीएफआरडीए में। तो ठीक अब है, ठीक है, सरकार ने ये कहा कि अगर कोई राज्य यूपीएस को ऑप्ट करेगा, मान ओके, लीजिए महाराष्ट्र ने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया, तो ठीक है अब सर, यूपीएस का नियम ये है कि सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 18.5 कर दे। वो ठीक करे है, ना करे कर्मचारी को उससे कोई लेना-देना नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक तमाम सरकारें 10 से 14 भी नहीं कर पाई। कई सरकारें अभी भी हैं जो 10 और 10 ही चला रही हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में आज जी, भी 10 और 10 ही चल रहा है बहुत सारी जगहों पर। 10 से 14 हुआ ही नहीं सरकार वाला अंशदान। ये तो अब क्या बहुत है बड़ा सवाल है यूपी सर। जी, मैं यही बात तो बताना चाह रहा हूँ। पब्लिक नहीं समझती इन टेक्निकल चीज़ों को। जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, वो चाहे जी, किसी सेक्रेटरी के साथ में कर रहे होते हैं या किसी मिनिस्टर के साथ में कर रहे होते हैं, तो हम केवल संवेदनाओं के बल पे बात नहीं कर सकते। जी, हम कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से ये सरकारें पूरे देश में अपनी पॉलिसीज़ को रन करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं। हम उसका हिस्सा हैं। तो हम जी, आँखें बंद करके नहीं लड़ाई लड़ सकते। तो अब क्या है जी, मान लीजिए उसने कहा कि भाई जो भी यूपीएस को ऑप्ट करेगा, तो उस केस में जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा, तो उसका एनपीएस वाला सारा फंड यानी कर्मचारी वाला अंशदान प्लस सरकार वाला ब्याज अंशदान ब्याज सहित सारा का सारा उस सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो भैया बड़ी सीधी-सी बात है, जब आप रिटायर होंगे, आपका पैसा एनपीएस का सारा पैसा आपकी अपनी गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब तो नियम बन गया, जी, आने वाला है गजट 15 तारीख तक गजट आ जी, जाएगा उसमें संभवतः ये। तो जब आपके पास पैसा पहुँच गया, तो राज्य सरकार का उसको तो किसी से पूछना ही नहीं है क्योंकि पैसा उसके पास है। कर्मचारी वाला जी, अंश ब्याज कर्मचारी वाला जितना भी अंशदान है, ब्याज सहित कर्मचारी को दे दे, हो गया जीपीएफ। लेकिन हुँ, नहीं, सरकारें ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि हम जब आएँगे तो आपको ओपीएस देंगे। जी, सेंसिटाइज़ तो कर सकते हो आप, इसमें कोई शक नहीं है। सेंसिटाइज़ करके आप वोट भी ले सकते हो। लेकिन आप हमारे लोगों को गुमराह ही करोगे ये हमको पता है। हम इसीलिए बार-बार बोलते हैं
कि हमें कोई मोह नहीं है कि आप भाजपा की सरकार रहे या चली जाए, क्योंकि हमें सरकार से मतलब है। कोई ना कोई तो सरकार ही रहेगी, कोई भी पार्टी आएगी वो सरकार कहलाएगी। तो हमारे लिए जी, कभी सरकार जाती ही नहीं है विशाल जी। मेरा जी, मानना ये है कि मैंने आज तक सरकार बदलते नहीं देखा, पार्टियाँ बदलती हैं। सरकार तो वैसे चलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो चाहे कोई भी पार्टी पहुँच जाए। जी, मेरी ये फिलॉसफी है। तो जी, जो भी राज्य सरकारें कह रही हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप यूपीए से एक बार बोल दो कि हम ऑप्ट कर रहे हैं। कम से कम आपका पैसा निकलने का तो जुगाड़ हो जाएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी, आप अपने जी, कर्मचारी को ओपीएस दे देना, दिक्कत क्या है? जी, हम जी, लोग लड़ जी, लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर सेंट्रल जी, गवर्नमेंट बदनाम होगी ना। तो ये चीज़ें जी। हैं। लेकिन मंजीत बाबू, एक खबर और है जो राजस्थान से आती है कि राजस्थान जी, में भजन लाल जो सरकार है, उसने नेशनल पेंशन स्कीम यानी जो एनपीएस में जमा पैसा है निकालने वाले कर्मचारियों को राहत देने के साथ ही कहा कि फिलहाल जो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी जो कि ओपीएस है उसको जारी रखने के संकेत दिए हैं। वित्त विभाग जो है उत्तर प्रदेश का यानी राजस्थान सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने एक सर्कुलर भी जारी किया है। तो क्या दिवाली से पहले खुश करने की कोशिश है या इस खबर को कैसे देखते हैं आप मंजीत बाबू? ये केवल कन्विंस पब्लिक को कन्विंस करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। भजन लाल जी की जो सरकार है, पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। उनका टारगेट है यूपीएस को इम्प्लीमेंट करना। आप समझिए, 25 साल अशोक गहलोत जी कर गए 28 साल से घटा करके, यानी कि राजस्थान के कर्मचारियों के लिए यूपीएस ही होगी ओपीएस। बस उनका पैसा अब उनको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो भजन लाल जी ये कह दें कि भैया जो चल रहा है हमको दिक्कत नहीं है, कर्मचारियों हम्म, का अंशदान ब्याज सहित गारंटीड ब्याज के सहित जीपीएफ की तरह हम उनका पैसा वापस कर देंगे रिटायरमेंट पे। 25 साल हम्म, उनके यहाँ पहले से ही है, 25 साल पे 50% मिलेगी, तो जिसकी जितनी नौकरी होगी उतनी पेंशन मिल जाएगी, सिंपल है। तो वहाँ ओपीएस, यूपीएस का मसला ही नहीं है। सरकार बीजेपी की है सेंटर में, सरकार बीजेपी की है राजस्थान में। पैसा जी, निकल करके सेंट्रल से जाना है स्टेट को, पैसा पहुँच जाएगा। देना स्टेट गवर्नमेंट को है, दे दे, बोल दे, ऐलान कर दे। ओपीएस ओपीएस तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जी, राजस्थान में कहीं कर्मचारी फिर से आंदोलन ना शुरू कर दें। ये जी, स्ट्रैटेजी है उसके पीछे, फैक्ट जी, नहीं है। जी, फैक्ट तो कुछ और ही है। आप देखिए, जी, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, सरकार बहुत जल्दी ही वो कोई न कोई नया बिल लाएगी और लोगों से बोलेगी कि हम उनका पैसा वापस करेंगे और इस व्यवस्था के तहत वापस करेंगे। मुझे तो ये शक है राजस्थान सरकार को, क्योंकि क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है कि मेरी समझ उतनी अभी परिपक्व ना हो, उतनी उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, ये कुछ दिन ऐसे ही खींचेंगे, उस दिन उसके बाद कहेंगे कि हम आपका एनपीएस से पैसा रिटायरमेंट पे दे देंगे आपको वापस। जी, व्यवस्था जी, चलती रहेगी। जी, ये जी। मंजीत बाबू, अगले एक बड़े क्वेश्चन पर आते हैं, वो है कि केंद्र के पास जो है एनपीएस फंड फँसा हुआ है, ये तमाम राज्य सरकारें कहती रहती हैं। क्या ये बहाना होता है या असलियत इसमें छिपी होती है सर? ये सब बहानेबाज़ी है, कोई इतना देखिए सेंट ये ठीक बात है कि प्रीमैच्योर एग्ज़िट में कानून ये है, क्योंकि एनपीएस में क्या है, एनपीएस में स्टेट का रोल खत्म हो जाता है। एनपीएस में जितने भी कर्मचारी हैं, उनको पेंशन कहाँ से मिलनी है? सेंट्रल पॉलिसी से मिलनी है। उनके स्टेट ने सेंट्रल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है। देने के लिए इंटरमीडिएटरीज़ जो हैं, वो तो स्टेट की हैं, लेकिन बेसिकली काम किस पर करते हैं? पीएफआरडीए के अनुसार। तो वहाँ क्या है, 20-80 का फ़ॉर्मूला हो जाता है प्रीमैच्योर एग्ज़िट में। और मतलब जो है पैसा फँसा हुआ है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बना देगी और यूपीएस के नाम से वो इसीलिए उसने इस तरह का यूपीएस लाई है। वो कानून कभी भी बना दे और कह दे कि भाई जो राज्य निकलना चाहते हैं एनपीएस में से, निकल जाएँ, उनका पैसा हम 3 बार में दे देंगे, 4 बार में दे देंगे, 4 किस्तों में दे देंगे, 5 किस्तों में दे देंगे। बड़ा काम जी, नहीं है, वो पैसा निकालना। ये ज़रूर है, एकमुश्त नहीं निकाला जा सकता विशाल जी उसको। अगर एकमुश्त निकालेंगे ना, तो आज देख रहे हैं मार्केट की हालत देख रहे हैं। अभी तक जी, रिटेलर्स इतना पैसा लगा के रखा हुआ था, मार्केट पिछले 2-3 महीनों से अपने निचले लेवल पर है। बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। तो ये जी, समस्या और बढ़ जाएगी, इसलिए सरकार कभी ऐसा कदम उठाएगी नहीं। वो धीरे-धीरे ही पैसा निकाल कर के देगी, 2 या 3 बार में निकाल कर के देगी। लेकिन हाँ, जी। हमारा पैसा ज़रूर निकल आएगा। इस बात की तो मैं खुद गारंटी देता हूँ कि पैसा हमारा मिलेगा, पूरा मिलेगा। जी। मंजीत बाबू, कमेंट सेक्शन में 3-4 ऐसे कमेंट आए हैं जिस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। लोग कह रहे हैं कि देखिए बहुत पहले भी चलता था कि एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान वाली बात चलती थी। वन नेशन वन टैक्स की बात हो गई कि जीएसटी को लागू करा दिया गया 0%, 5%, 12%, 18%, 28% ये 5 टैक्स स्लैब्स बना दिए गए। और भी कई चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है।
अब कमेंट सेक्शन में ये आ रहा है सर कि क्या वन नेशन वन पेंशन नहीं हो सकता है क्या? सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन पे कहूँगा विशाल जी। जी, अ, शायद पब्लिक ने उसको स्वीकार कर लिया हो, लेकिन 90% पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, विपक्ष ने इसका विरोध किया है। जी, यानी कि भारत ने वन नेशन वन इलेक्शन को स्वीकार ही नहीं किया है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि अगर स्वीकार किया होता तो सारी पार्टियों के बयान आते कि भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। लगभग-लगभग सभी पार्टियों ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं-नहीं, इससे नुकसान होगा, इससे मतलब जो है क्षेत्रीय पार्टियाँ खत्म हो जाएँगी और मतलब जो है बड़ी पार्टियाँ उनको दबा लेंगी। बहुत तरह की उसमें मतलब कहे गए, और इंडियन जो वेशभूषा है, जो लोकल डाइवर्सिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा चुनाव। तो तमाम तरह की, पहली बात तो वन नेशन वन इलेक्शन को अ, मैं तो तर्कसंगत मानता हूँ विशाल जी, लेकिन देश तर्कसंगत नहीं मानता। क्योंकि जिस तरफ जी, पूरा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो, तो सरकार कुछ अगर करना चाहती है, तो फिर मैं नहीं मानता कि अभी देश की स्वीकार्यता है। तो पहली बात तो ये है, सरकार एनपीएस, इसी क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम इसीलिए उसका नाम रखा गया था, वन नेशन वन पेंशन सिस्टम को ही लेकर के एनपीएस आया था। और यूपीएस देखिए नाम ही उसका है यूनिफाइड, मतलब सबके लिए एक जैसी, यूनिफाइड जी, पेंशन स्कीम। तो जी, ये भी वन नेशन वन पेंशन की ही अवधारणा है। तो भैया हम इस बवाल में नहीं पड़ते कि वन नेशन या वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन, ये हम कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं, मेरा पैसा उस पर ब्याज की गारंटी जैसे जीपीएफ में था। जी, 20 साल की नौकरी के बाद पूरी पेंशन 50% डीए के साथ, ये जानता हूँ। इसको वन नेशन वन पेंशन कहना चाहें तो वो कह लें, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। जी, हमें वो जी, आत्मा चाहिए, नहीं तो विशाल जी, मोदी जी, सरकार प्लीज़। क्या है ना, मोदी सरकार बहुत होशियार गवर्नमेंट है। वो एक दिन कहेगी अच्छा सबको ओपीएस चाहिए, चलो एनपीएस का ही नाम बदल के ओपीएस कर देते हैं। अब हो गई ओपीएस, तो फिर आप क्या कहोगे? क्या मान जाओगे? तो ऐसे नहीं होता ना, अगर मान लो कल को मोदी सरकार कह दे, लो हम नया नाम ले आए, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब व्यवस्था यही है, तो उससे कोई कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तब होगा जब हमारी दोनों माँगे पूरी हो जाएँ, नाम कुछ भी रख लें, नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख लें, वो हमें बहुत ज़्यादा सूट करेगा। मंजीत जी, अब अंतिम सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे क्योंकि 1 घंटा हो गया, आपसे समय भी हम लोगों ने लिया था। 8th पे कमीशन को लेकर कहा जा रहा है। देखिए 14 में बना था और लागू करते-करते 2016 हो गया था 7th पे कमीशन। कहा गया था उस समय में मॉडल दिया गया कि हर 10 साल में इसको बना दिया जाएगा, फ्रेश बना दिया जाएगा। तो जी। 24 खत्म होने वाला है सर। मात्र अब जो है 2 महीने मात्र बचे हुए हैं। लोगों का कहना है कि भाई शुरू तो करिए प्रक्रिया तब तो जाकर 2 साल में उसको इम्प्लीमेंट कराइएगा। तो 8th पे कमीशन पर आपकी क्या विचार है ये बताइए 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर था उसको क्या बढ़ेगा, कितना वेतन बढ़ेगा? लोग इसके बारे में भी बहुत उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं। अच्छा सवाल है विशाल जी। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि पहले जब भी पे कमीशन आते थे, तो 2-3 साल तो लेट हो ही जाते थे। वो 2 साल 2 साल काम करते थे, सभी के पास जाती थी वो कमेटी या कमीशन, और सबकी संस्तुतियाँ लेती थी, फिर रिज़ॉल्यूशन करती थी, और फिर बाद में जो लोग जिनके साथ न्याय नहीं होता था, फिर वो लड़ाई लड़ते थे कई-कई साल तक। वो नर्सेज़ वाले कहते थे हमारा नाम नर्सिंग ऑफ़िसर कर दो, हमारा 4200 नहीं हमको 4600 दो, 4800 दो, और फिर कुछ लोग कहते थे हमें 18160 दो, 18160 की लड़ाई आज तक पूरी नहीं हो पाई। 4200, कई जगह 4200 से प्रमोशन सीधे 4800 पे, 4600 गायब है। सेक्रेटरिएट सर्विसेज में आप चले जाइए, 4200 से जी, प्रमोशन ही सीधा 4800 पे, 4600 पोस्ट ही गायब है वहाँ। तो जी, मतलब कोई भी ऐसा पे कमीशन नहीं है जिसमें एनोमली ना रही हो। सरकार ने ये कहा था कि पे कमीशन जब भी बैठता है तो 2-3 साल का टाइम लग जाता है, इससे बहुत नुकसान होता है। एक तो पे कमीशन को पैसा देना पड़ता है, जो 4-6 लोगों का बनाया जाता है ना कमीशन, उनको सैलरी देनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च होता है। उसने कहा हम एक क्राइड फार्मूला डेवलप करते हैं जिसे हम पे मैट्रिक्स कहते हैं। जी, एक्रोइड फार्मूला क्या है कि फिटमेंट फैक्टर से बना है, हर लेवल को अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। कहीं पर 2.43 का मल्टिप्लिकेशन है, कहीं पर 2.57 का मल्टिप्लिकेशन है, कहीं पर 2.63 का मल्ट अगर आप गौर से देखेंगे टेबल को तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं आपसे कहूँ कि 90% लोग नहीं जानते, वो ये समझते हैं कि केवल एक फिटमेंट फैक्टर होता है, ऐसा नहीं है। जी, अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर है, कहीं 2.43, 2.57, 2.63, 2.83 भी है। तो वो जी, सरकार ने कहा कि हम आने वाले समय में केवल 6 महीने के लिए कमीशन कह लो या कमेटी कह लो वो बनाएँगे, और वो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगा कि आपकी पूरी पे मैट्रिक्स को किस मल्टिप्लिकेशन फैक्टर से रिप्लेस करना है, खत्म बात। तो जी, ये है, हालाँकि तो बार-बार सरकार तो कह रही है कि पे कमीशन नहीं बिठाएँगे।
लेकिन जी, हम कह रहे हैं वो चाहे पे कमीशन बिठाए या पे कमेटी बिठाए, कुछ भी बिठाए, बिठाना तो पड़ेगा। हमने उसके जी, लिए भी कमर कस ली है, हमने लिखना शुरू कर दिया है। रेलवे की जो यूनियनें हैं, उन्होंने भी लिखा है, जेसीएम के लोगों ने भी पे कमीशन के लिए लिखा है। हमने पिछला जो पत्र दिया है, उसमें भी पे कमीशन की बात की है कि पे कमीशन गठित किया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि पे कमीशन गठित होगा और इस बार पहले के जैसे 3 साल, 4 साल नहीं लगेंगे। हम लोग इसको 6 महीने में, 7 महीने में करवा लेंगे। चाहे वो जी, कमीशन कहे सरकार, उसको कमेटी कहे, कुछ भी कहे, वो सरकार की हेडेक है। मुद्दा ये है कि पे मैट्रिक्स कैसे रिवाइज़ किया जाए, वो रिवाइज़ जी, करवाना है, वो हम लोगों का जी। दबाव रहेगा उस पर। जी, जी। बहुत शुक्रिया मंजीत बाबू, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। बहुत गंभीर चर्चा हुई, कई पहलुओं पर चर्चा हुई, पक्ष-विपक्ष, हर दोनों साइड ऑफ एंगल हम लोगों ने जाना, लोगों के सवाल लिए। इसके लिए हम बहुत शुक्रिया हैं आपके। लोग भी आपको कह रहे हैं कि नहीं चलिए, मंजीत जी बहुत चलिए। अच्छे से समझाते हैं। तो आपसे आगे भी आग्रह है कि अगर आपसे समय माँगा जाए तो प्लीज़ अपना कीमती समय दीजिए क्योंकि आप बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, टेक्निकल टर्म्स है, इसके हर एक पहलू को जानना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि रिटायरमेंट के लिए भी 3 है, सुपर एनुएशन है, वीआरएस है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो मंजीत बाबू इसी बात पर हम अल्प विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, आगे कोई भी थैंक अपडेट यू। होगा उस पर भी जुड़ेंगे। तो इसी बिल्कुल तरह सर, मैं देश भी मुझे खुशी है कि मैं आपके प्लीज़ साथ बोलिए। जुड़ा हूँ, लोगों से अपनी बात कह पाता हूँ। मुझे वाक़ई बहुत खुशी होती है जब भी आपसे बात करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी जुड़े रहेंगे और लोगों तक सच तथ्यों के साथ पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी, जी। बहुत शुक्रिया मंजीत बाबू। तो इसी तरह जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे देश और दुनिया बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा-तरीन खबरों के लिए और ख़ासकर पेंशन से जुड़ी जितनी भी जो बातें हैं, उसके लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी और तब तक के लिए शुक्रिया।